ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन। लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ लिए थे किसका बारे में, स्ट्रेट लाइन का बारे में। आज हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि हम प्लेन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे एक जगह को प्लेन बोलेंगे अगर उस जगह में दो पॉइंट में ले लूंगा तो ज्वाइन कर लूंगा, एक लाइन मिलेगा। वो लाइन अगर पूरा का पूरा उसका ऊपर रह गया तो हम उसको बोलेंगे प्लेन। जैसे मान लेते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा ये जो वॉल है मेरा, इस साइड का वॉल, ये मतलब बोर्ड जहाँ पे लगा है वो वॉल, और मेरा छत है तो रूफ। तो ये दोनों में से हम अगर एक एक पॉइंट लेंगे, ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगा। तो लाइन का खाली दो ही पॉइंट जो है इसका ऊपर उसके ऊपर रहता है, तो हम नहीं बोलेंगे कोई प्लेन बना है। लेकिन अगर मैं बोर्ड का ऊपर दो पॉइंट ले लूंगा, बोर्ड का ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा तो एक लाइन मिलेगा। तो उस लाइन जो है वो लाइन पूरा का पूरा इस बोर्ड का ऊपर रह गया तो मैं बोर्ड को क्या बोलूंगा, प्लेन। ठीक है, तो हम उस प्लेन का बारे में बात करते हैं जो पूरा इवन होता है, उसी का बारे में बात करते हैं। हम नहीं बात करेंगे कि ऐसे कर्व हो के प्लेन है, उसका बारे में नहीं बात करेंगे। हम पूरा इवन, पूरा एकदम फ्लैट है, उस प्लेन का बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो अब क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और जैसे सबको पता है कि हम जब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हम सब में क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालने का कोशिश करते हैं। फिर ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब हम प्लेन पढ़ेंगे तो फिर प्लेन का भी कुछ इक्वेशन होगा। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड यही होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि प्लेन का इक्वेशन क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। ओके, तो ऑफ कोर्स इक्वेशन हम किसी का भी निकालते हैं। जब भी किसी का इक्वेशन निकालते हैं हमको कुछ गिवन कंडीशन होता है, ये सिचुएशन में ये इक्वेशन बनता है, ये सिचुएशन में ये इक्वेशन बनता है। तो अब हम देखने का कोशिश करते हैं कि प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले कंडीशन हमको अगर दिया है, क्या बोलते हो, पॉइंट एंड नॉर्मल गिवन। ओके, तो बात हो गया कि नॉर्मल क्या चीज है। पॉइंट तो ठीक है, पता चल गया कि प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट है तो उसको ही पॉइंट बोलते हैं। और नॉर्मल क्या चीज होता है, तो नॉर्मल जो है ना, इट इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल हमारा होता क्या है, कोई भी लाइन जो कि प्लेन को परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। जैसे ये लाइन जो है ना, ये लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे, ये प्लेन को परपेंडिकुलर है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल इज व्हाट, इट इज जस्ट ए लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन क्या हो गया पता चल गया। अगर दो पॉइंट उसके ऊपर लेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे तो पूरा का पूरा लाइन प्लेन का ऊपर रह जाएगा, तो केस में हम उसको बोलेंगे प्लेन। ओके, तो उस प्लेन का ऊपर नॉर्मल क्या होता है, कोई भी लाइन इसको परपेंडिकुलर हो गया वो नॉर्मल। जैसे मान लेते हैं मैं एक तो प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज आई एम ड्रॉइंग ए प्लेन हियर, यहाँ पे मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ये हमारा प्लेन हो गया। सपोज दिस इज द प्लेन एंड ये पॉइंट हो गया एक ठो। ये पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। ओके, ये लाइन जो है ना, ये ऐसे करके परपेंडिकुलर होके आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल टू द प्लेन। यू कैन विजुअलाइज दैट, इसको थोड़ा इमेजिन कर लो कि फ्लैट होके प्लेन है, उसमें एक 90 डिग्री करके लाइन लिखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है काफी इंपोर्टेंट है प्लेन का इक्वेशन लिखने में। ठीक है, अच्छा ऐसे अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल हुआ क्या, सिंपल ए लाइन। नॉर्मल हुआ क्या, सिंपल ए लाइन। तो लाइन जो है वेक्टर का फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, उसको हम लोग कार्टेशियन का फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं वेक्टर का फॉर्म में लिख रहा हूं इस लाइन को वेक्टर का फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं इसको n में डिनोट करूंगा। सो n इज द नॉर्मल वेक्टर, n इज द नॉर्मल वेक्टर टू दिस प्लेन। ओके, अच्छा जब हम n वेक्टर लिखेंगे कुछ ऐसा लिखना चाहिए मेरे को, x i कैप, या फिर मैं ऐसे लिख लो अच्छा होगा, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं नॉर्मल, मतलब कोई वेक्टर को। सो यहाँ पे ए बी सी को हम बोलते हैं क्या, डीआरएस ऑफ दिस नॉर्मल। तो प्लेन का कभी हम लोग अगर बात हमारा मुंह से निकल गया कि डीआरएस ऑफ द प्लेन, हमको समझना है कि डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ओके,
तो एक नॉर्मल है, इसका डीआरएस होना चाहिए, एक लाइन है तो ओके दैट्स ऑल। ये तो समझ में आ गया नॉर्मल क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा जो परपेंडिकुलर है तो हम नॉर्मल के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर हिसाब से बोल सकते हैं नॉर्मल है। ऑल आर, क्योंकि ये सब नॉर्मल हम अलग अलग बोल नहीं सकते हैं। वेक्टर हम देखे हैं कि वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, दैट इज द सेम वेक्टर, मतलब ये और ये सेम वेक्टर ही है। ओके, इतना क्लियर हो गया सबका। तो नॉर्मल क्या होता है पता चल गया। अब हम पता करते हैं कि ये प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, ये हम जानना चाहते हैं, है ना। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड में जो रिलेशन आता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखने का कोशिश करते हैं कि एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन बैठता है। ये प्लेन में अगर हम एक पॉइंट ले लेंगे, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई जेड, तो क्या रिलेशन बैठता है? जो भी रिलेशन बैठेगा तो उसी को बोलेंगे इक्वेशन। चलो, ये हो गया प्लेन, ये हो गया उसका नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल टू दिस प्लेन, ये हो गया प्लेन। ओके, ये प्लेन का ऊपर एक पॉइंट दिया है, तो जैसे मैं बोला कि हमेशा सर्टेन कंडीशन विल बी गिवन। तो ये कंडीशन क्या है कि पॉइंट और नॉर्मल गिवन। तो इस प्लेन का ऊपर एक पॉइंट दिया है। सोचो, ये पॉइंट को मैं ए वेक्टर में डिनोट करता हूं, मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ओरिजिन कहीं पे भी हो सकता है। So I want to write the equation of this plane. So what to write? How to write? तो मैं क्या करूंगा, इस प्लेन का ऊपर कोई भी एक और पॉइंट ले लूंगा, जिस पॉइंट को मैं R नाम से बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। ओके, R बोलते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पे। ओके, तो आई कैन फाइंड आउट दिस वेक्टर नाउ। ये वेक्टर हम निकाल सकते हैं। ये वेक्टर हो गया हमारा कितना? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये लाइन तो प्लेन का ऊपर है, तो नॉर्मल इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरे भाई, नॉर्मल जो है प्लेन को परपेंडिकुलर होता है ना, तो प्लेन का ऊपर कोई भी लाइन है नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। और परपेंडिकुलर दो ठो वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। इसका मतलब क्या हो गया कि r माइनस ए डॉट एन होना चाहिए 0। तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो आ जाएगा r डॉट एन माइनस a डॉट एन इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन। ये तो हमारा xyz का फॉर्म में रहेगा, ये वाला पार्ट हमारा xyz का फॉर्म में रहेगा, xi के प्लस yj के प्लस z के। बट यहाँ पे r भी हमको दिया हुआ है नंबर का फॉर्म में, सॉरी a भी नंबर का फॉर्म में दिया होगा और n भी नंबर का फॉर्म में दिया होगा। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो मैं उसको फाइनल लिख सकता हूँ क्या? r डॉट n इज इक्वल टू d। तो ये d क्या है हमारा? a डॉट n। a डॉट n का वैल्यू हमारा d है। तो फाइनली मैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कर सकता हूं r डॉट n इज इक्वल टू d। तो मेरे को क्या पता होना चाहिए वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए? उस प्लेन का ऊपर एक पॉइंट और उस प्लेन का नॉर्मल, ये दो चीज अगर दे देगा तो हम निकाल लेंगे। अब समझ जाओ कि नॉर्मल किसको बोलते हैं। हम आगे में क्वेश्चन करेंगे जहां पे नॉर्मल डायरेक्टली नहीं दिया होगा, इनडायरेक्टली दिया होगा। जो भी देखोगे परपेंडिकुलर है वो हो गया नॉर्मल। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में हम दिखा दिए। मान लेते हैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो n लिखा है ना, इसको मैं क्या करता हूं, इसका डीआरएस का फॉर्म में लिख देता हूं। ये n जो वेक्टर है उसका डीआरएस है, मतलब नॉर्मल का डीआरएस हो गया। और नॉर्मल का ऊपर एक पॉइंट जो a देता है, तो a को जगह में मैं x1 y1 z1 ले लिया। x के जगह में मैं क्या ले लिया? x1 y1 z1। x1 y1 z1 जो है दैट इज इन प्लेस ऑफ योर फर्स्ट a r, क्या बोलते हैं a। ऐसे ही r हमारा xyz होना चाहिए। r इज आवर x y z। ओके,
अब जरा समझ लेते हैं कि इसका कैसे निकलेगा आंसर, ठीक है ना। अब इसका इक्वेशन क्या निकलता है देखते हैं। ओके, ये सब दिया हुआ है मेरे को, अभी ये सब दिया हुआ है, ये वेक्टर का फॉर्म में हट गया। सी दिस पॉइंट इज गिवन, दिस पॉइंट इज गिवन। एक लाइन का 2 पॉइंट दिया है तो उसका डीआरएस तो निकल ही सकता है। कैसे? माइनस कर देने से निकल जाएगा। तो इस लाइन का डीआरएस जो है ना वो हो जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ये इस लाइन का डीआरएस है। लेकिन हमको पता है कि ये लाइन के साथ ये नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर है, तो फिर नॉर्मल का डीआरएस और इस लाइन का डीआरएस को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। सो दैट इज व्हाई a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। ये जो बन गया ना, ये हो गया उसका कार्टेशियन फॉर्म। तो हम वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर का फॉर्म में भी इक्वेशन निकाल सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन निकाल सकते हैं कोई भी प्लेन का, अंडर दिस कंडीशन। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? कंडीशन हो गया कि उसका नॉर्मल दिया होगा। नॉर्मल बोलने से जो भी परपेंडिकुलर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में भी गिवन, और क्या दिया होगा उसका ऊपर एक पॉइंट दिया होगा। देन दिस इज द इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर एट द एंड। कार्टेशियन फॉर्म में ये, वेक्टर फॉर्म में ये। यहाँ पे d का वैल्यू क्या होता है? a डॉट n। d इज इक्वल टू a डॉट n। ये हमारा d का वैल्यू है, हो गया। d is your a dot n and what is a? What is n? a is your what? Point, n क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो हम अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं तो उसमें से जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पता चलेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कराता हूं, उसके बाद उसमें से जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पता चलेगा क्या। ओके, चलो। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। जिसको परपेंडिकुलर बोला है वो तो परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, परपेंडिकुलर जिसको बोला है ये नॉर्मल, मतलब ये हमारा n होना चाहिए और ये हमारा पॉइंट होना चाहिए, है ना। दिस शुड बी n एंड दिस शुड बी द पॉइंट। मतलब हमको क्वेश्चन में दिया है कि a वेक्टर इज इक्वल टू i k प्लस 3j k माइनस 4k k, और n वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2i k माइनस j k प्लस 2k k। हमको d निकालना है। d कैसे निकलता है? a डॉट n। d कैसे निकलता है? a डॉट n। दैट्स ऑल। ओके, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? 2 into 1 2 हो गया, माइनस 3 हो गया, प्लस 8 हो गया। तो 8 प्लस 2 10 माइनस 3 7। सबको पता चला क्या रे? माइनस 8। अच्छा ये माइनस 4 है। ओके, तो ये माइनस 4 है, तो ये माइनस 8 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा कितना? माइनस 9। माइनस 8 होने से माइनस 11 माइनस 9। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन इज r डॉट n। r डॉट n, n का वैल्यू कितना है हमारा? 2ik माइनस jk प्लस 2kk इज इक्वल टू d माइनस 9। ये इक्वेशन है। अच्छा लगेगा तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है माइनस 9 यहां पे लिखना तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं। r डॉट 2ik माइनस jk प्लस kk प्लस 9 jk प्लस 2kk प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया। डिपेंड करता है कि अगर इस तरफ माइनस आ जा रहा तो उसको इस तरफ ले आओ, या फिर प्लस आने से भी माइनस इस तरफ आने से कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन।
लेट मी टेल यू, दिस वन इज द वेक्टर इक्वेशन। ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर इक्वेशन। बस इतना में ही हमको छोड़ देना है, ये हमारा आंसर हो गया वेक्टर इक्वेशन। अब मान लेते हैं इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूं। तो इनफैक्ट बोला भी तो है मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन लिखो। तो अगर मैं इसमें से कार्टेशियन इक्वेशन निकालूंगा तो हमारा कैसे बनेगा देखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए यहीं से हम कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ आर मैं लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये नया नहीं है, हम शुरू से पढ़े हैं कि आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इन प्लेस ऑफ आर मैं लिख लूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट हमारा उधर होगा कितना हो गया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद है क्या, प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। हो गया क्लियर। चलो यहां से हमको क्या पता चला, x इंटू 2x हो गया, हाँ y इंटू -1 -y हो गया प्लस ये 2z हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आई होप ये इक्वेशन दोनों ही समझ में आ गया सबको। ये वेक्टर फॉर्म में और ये कार्टेशियन फॉर्म में फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल ऑफ यू गॉट इट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, फाइंड द लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस वन मीट्स द प्लेन एट राइट एंगल एट पॉइंट दिस वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो लेट मी ड्रॉ दैट वन। एक तो इमेजिन करने के लिए मैं जस्ट एक तो ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूं कि सवाल क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि लाइन ड्रॉ किया गया है एक पॉइंट से, वो पॉइंट हमारा है कितना 3, 5, 2 और वो एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया गया है। ओके, परपेंडिकुलर करके प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया गया है और वो प्लेन में जाके पहुंच रहा है कहां पे, 10, 5, 4 में। कहां पे पहुंच रहा है, 10, 5, 4 में। और ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये पॉइंट ए जो है और ये पॉइंट मान लेते हैं पी है, यहाँ पे ये 90 डिग्री में आके पहुंच रहा है ना। तो मेरे को क्या करना है कि इस लाइन का इक्वेशन इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। अब मेरा दिमाग में ये सब चीज आना चाहिए भाई, इसमें नॉर्मल कौन है, पॉइंट कौन है, इसमें नॉर्मल कौन है और पॉइंट कौन है, कौन सा चीज नॉर्मल है, कौन सा चीज पॉइंट है। तो जो पॉइंट है प्लेन का ऊपर उसको x1 y1 z1 ले लूंगा, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो मैं उसको x1 y1 z1 ले लूंगा। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला, ऑफकोर्स नीचे वाला। तो जो हमारा पॉइंट है प्लेन का ऊपर उसको लिखते हैं क्या, x1 y1 z1, जिसका वैल्यू मेरे को दे दिया है 10, 5, 4। चलो ये तो निकल गया x1 y1 z1। अब मेरा दिमाग में घूमना चाहिए बात, क्या चीज सोचूंगा मैं कि कैसे नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल का डीआरएस मेरे को चाहिए भाई, नॉर्मल कैसे मिलेगा। तो जो लाइन परपेंडिकुलर होता है वही नॉर्मल होता है। एंड आई कैन सी हियर कि दिस इज द परपेंडिकुलर, जो सवाल में बोला है उस हिसाब से यही तो परपेंडिकुलर है, मतलब यही नॉर्मल है। आया समझ में, दिस इज द नॉर्मल। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दोगे, इसका डीआरएस निकाल दोगे तो नॉर्मल का डीआरएस मिल गया। PA इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लिख सकते हैं PA परपेंडिकुलर टू द प्लेन, PA इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हेंस नॉर्मल, हेंस नॉर्मल। कौन है नॉर्मल, PA ही नॉर्मल है। तो नॉर्मल का डीआरएस जो, PA का डीआरएस वही। Therefore DRS of normal is equal to DRS of PA। और PA का DRS निकालने में कोई तकलीफ नहीं है हमको, क्योंकि P और A एक लाइन है जिसका 2 एंड पॉइंट दे दिया है। और DRS निकालते कैसे है, खाली माइनस करके निकालते हैं। 10 - 3 7,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 - 5 0, 4 - 2 2 हो गया। तो डीआरएस मिल गया और पॉइंट मिल गया। तो इक्वेशन क्यों ना लिखे, इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, ये x - x1 a into x - x1 plus b into y - y1 plus c into z - z1, a into x - x1 plus b into y - y1 plus c into z - z1 is equal to 0। चलो इसको यूज करते हैं और इक्वेशन लिखते हैं, है ना। therefore इक्वेशन इज ए हमारा कितना है, ए 7 है, 7 into x - x1 हो गया 10 प्लस 0 into y - y1 हो गया हमारा कितना, y - 5 प्लस 2 into z - z1 z - 4 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आया 7x - 70 माइनस नहीं प्लस 2z - 8 इज इक्वल टू 0। या फिर मैं बोल दूं कि फाइनल इतना आ रहा है 7x + 2z, 7x + 2z - 78 इज इक्वल टू 0। आ गया समझ में सबको, सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, पूरा डिट्टो ही क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस वन। अब मतलब जो बोला है खाली समझना है हमको, क्वेश्चन पढ़ के उसको विजुअलाइज करना है कि भाई बोला क्या है मेरे को। 0 0 0 ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं एक प्लेन का ऊपर। वो परपेंडिकुलर कहां पहुंचा, 4 - 2 - 5 में, 4 - 2 - 5 में पहुंचा ये परपेंडिकुलर। तो मेरे को बोला है कि ये प्लेन का इक्वेशन निकालो, तो फिर मैं दो चीज खोजूंगा, क्या क्या खोजूंगा, एक तो खोजूंगा पॉइंट, एक खोजूंगा नॉर्मल का डीआरएस। पॉइंट तो यही बोला ही है और नॉर्मल का डीआरएस बोलने से यही परपेंडिकुलर है, जैसे पिछला क्वेश्चन था ये भी वही है। तो नाम फिर से वही दे देते हैं पी ए। अब जल्दी जल्दी करते हैं अभी इसको, x1 y1 z1 इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, 4 - 2 - 5 डीआरएस ऑफ नॉर्मल का डीआरएस क्या हो गया, माइनस करोगे तो आ रहा है 4 - 2 - 5। therefore इक्वेशन 4 into x - 4 minus 2 into y + 2 minus 5 into z + 5 is equal to 0। ये बन गया हमारा 4x - 16 minus 2y - 4 minus 5z - 25 इज इक्वल टू 0। तो बन गया हमारा कितना फिर 4x - 2y - 5z, ये बन गया हमारा -45 इज इक्वल टू 0। सबको पता चला ये इक्वेशन, पता चल गया सबको इक्वेशन, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनो मेरे बात। ये प्लेन का इक्वेशन जो है हम लिखे थे फॉर्मूला क्या, a into x - x1 plus b into y - y1 plus c into z - z1 is equal to 0। लेकिन इतना में हम छोड़ते नहीं हैं, हम उसको और सिंप्लीफाई करते करते जाते हैं। कब तक, ऐसे पहुंचने तक। जो लास्ट में जो हम उसको रखते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। देखो ये जनरल इक्वेशन एक लिखा है यहाँ पे, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, y के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, z के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, साथ में कुछ कांस्टेंट है। इसका पहला वाला
x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, y नहीं दिया है मतलब y के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे देख भी सकते हो, और z के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 2, साथ में कुछ कांस्टेंट है। एक और इक्वेशन देखो, यहाँ पे x के साथ 2, y के साथ समथिंग, z के साथ समथिंग, प्लस या माइनस जो भी हो, तो कांस्टेंट है, प्लस लिख के हम छोड़ देंगे चलेगा। मतलब हमेशा ना इक्वेशन ऐसे ही आता है, मतलब हम फाइनली जो उसको छोड़ते हैं ना, इस फॉर्म में छोड़ते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और यहां पे है कि जनरल इक्वेशन जब हम लिखते हैं, क्या उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है हमको? क्या उस प्लेन का बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है प्लेन के बारे में, ध्यान दो उसका ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जस्ट सी दिस वन, क्या है यहाँ पे देखो, इस प्लेन का नॉर्मल था 2, -1 और 2, 2, -1, 2, मैं स्केलर कार्टेशियन फॉर्म में बोल रहा हूं, 2, -1, 2, देखो यहाँ पे 2 है, -1 है और 2 है। ओके, इस प्लेन के लिए देखो, इस प्लेन के लिए जो डीआरएस था वो था 7, 0, 2, तो यहाँ पे देखो 7, y नहीं है मतलब 0 ही है, और z है 2, 7, 0, 2, और ये प्लेन में देखो फिर से 4, -2, -5, यहाँ पे देखो डीआरएस क्या था, 4, -2, -5। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेन, कि उसका नॉर्मल का डीआरएस पता चलता है। मतलब यहाँ पे जब हम प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है, प्लेन का इक्वेशन हमको कहीं पे अगर दिया होगा, सो ये जगह में हम इसको ए बी सी को बोलेंगे, where A, B, C are the DRS of normal to the plane. DRS of normal to the plane. Please understand this one, कि एक प्लेन का नॉर्मल का डीआरएस ही पता चल जाता है अगर प्लेन का इक्वेशन दिया है। तो अगर मैं कभी पूछूं कि भाई बताओ x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 इजिकल टू 0 क्या एक प्लेन है? बोलोगे हाँ सर ये तो ऐसा दिख रहा, तो ये प्लेन है। तो हम अगर पूछेंगे कि बताओ इसका डीआरएस ऑफ नॉर्मल क्या है, बोलोगे सर इट इज 1, 1 माइनस 2। अगर मैं कभी पूछ लूं कि बताओ क्या ये एक प्लेन जैसा नजर आ रहा है तुम लोगों को, बोलोगे हाँ सर ऐसा ये प्लेन नजर आ रहा है। अगर इसका मैं पूछूं कि डीआरएस और नॉर्मल क्या है बताओ, तो बोलना कि सर 1 है, -1 है, z नहीं है, तो मैं z के लिए 0 बोलूंगा। ऐसे नहीं कि 1 और -1 बोल के छोड़ देना है। तो 1, -1, 0। अगर मैं पूछूं कि बताओ कि 2x प्लस 5 इजिकल टू 0 क्या ये प्लेन का इक्वेशन तुमको नजर आ रहा है, बोलना हाँ। अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई इसका नॉर्मल का डीआरएस कितना है, बोलना कि इट इज 2, 0, 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? सबको समझ में आया? बताओ। ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ऑलराइट, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, उससे और क्या आगे और क्या क्वेश्चन है देखते हैं ना। नंबर 4 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग। क्या बोला है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस एंड इज एट राइट एंगल टू द लाइन। ऑलराइट, चलो इसको भी थोड़ा मैं पिक्चोरियली दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो तुमको विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, है ना? ऐसा दिया है एक तो, ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ये हो गया हमारा एक पॉइंट, है ना? तो एक मिनट, एक मिनट।
ओके, ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ऑलराइट, इसमें एक लाइन क्रॉस करके गया है, ऐसे करके ऊपर से आया, ऐसे करके नीचे तक आ गया, और ये जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा कितना है 1 2 3 है, ये पॉइंट हमारा कितना है 1, 2, 3, और ये दूसरा पॉइंट कितना है 3, 4, 5। ओके, तो लेट मी नेम दिस टू पॉइंटर्स ए एंड बी। ये दो पॉइंट हो गया ए और बी। अब सवाल हमको पूछा है कि भाई ये प्लेन का इक्वेशन निकालो, ये जो प्लेन है उसका इक्वेशन निकालो, ये हमको सवाल में पूछा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन और दिया है देखते हैं। ये लाइन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। पहले तो बोला है कि प्लेन इसको परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर नाम सुनते ही हमको नॉर्मल का याद आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल जो है वही परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन ए बी इज नथिंग बट द नॉर्मल टू द प्लेन, तो फिर नॉर्मल का डियरेस्ट भी मिला, क्योंकि ए और बी दे दिया है। आया, नॉर्मल का डियरेस्ट मिल गया। एक पॉइंट खोज रहे हैं, तो पॉइंट कैसे निकाले, तो बोला है कि ये जो है ना इसको बाइसेक्ट करता है, ये जो है इसको बाइसेक्ट करता है। मान लेते हैं पॉइंट P है, तो बोला है कि P बाइसेक्ट्स दिस वन। इसका मतलब क्या हो गया कि PA इज इक्वल टू PB हो गया, तो P मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट हो गया, तो यही प्लेन का ऊपर है। सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड लाइज ऑन द प्लेन। तो पॉइंट का पॉइंट मिल गया हमारा प्लेन का ऊपर, है ना। तो लिख सकते हो चीज AB perpendicular to plane, so AB is normal to the plane, normal to the plane. AB is perpendicular to the plane, so AB is normal to the plane. So DRS of AB, DRS of AB is equal to क्या हो जाएगा, AB का DRS 2 फिर 2, जो कि नॉर्मल का DRS हो गया 2 2 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा वाला वैल्यू आया। ऑलराइट, अब निकालते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, लिख देते हैं P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला डाल दे, 1 + 3/2, 1 + 3/2, उसके बाद आ गया 2 + 4/2, उसके बाद हो गया हमारा 3 + 5/2। ओके, तो ये बन गया हमारा कितना 2, उसके बाद आ गया 3, उसके बाद आ गया 4। चलो, पॉइंट मिला, नॉर्मल का डीआरएस मिला, अब उसका इक्वेशन भी मिल जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन हो गया क्या, ए हो गया ABC, ए हो गया x1 z1 ये हो गया 2 × x - 2 प्लस 3 2 × x - 3 प्लस 2 × x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिला 2x - 4 प्लस 2x 2y है, ये y और ये z है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। तो 2y × 2y - 6 प्लस 2z, ऐसे 2 आया ना, 2 कॉमन लेके काट भी सकते थे हम लोग, छोड़ो ऐसा नहीं लिखते, 2 कॉमन लेके काट देंगे। तो 2 कॉमन ले लिए, काट देंगे हम, x - 2 प्लस y - 3 प्लस z - 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ गया था, तो 2 हटाओ, इंप्लाइज हमको फाइनली क्या मिलेगा, x + y + z, उसके बाद आ गया 2 5 9 -9 इज इक्वल टू 0। आ गया सबको समझ में प्लेन का इक्वेशन। तो क्वेश्चन पढ़ना है, थोड़ा समझना है कि नॉर्मल कौन है, डीआरएस कौन है ना। ओके, नॉर्मल कौन है, पॉइंट कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है, सुनो।
बोला है कि the vector and find vector and Cartesian equation of a plane passing through पॉइंट दिया है नॉर्मल n मैग्नीट्यूड ऑफ 2√2 makes equal acute angle with the coordinate axis. ओके, तो हमको नॉर्मल का बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. क्या दिया है कि नॉर्मल का जो मैग्नीट्यूड है, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड जो दिया है वो हो गया क्या 2√3, और नॉर्मल जो है ना एक्यूट एंगल करता है और इक्वल एक्यूट एंगल करता है. याद होगा सबको, जब नॉर्मल एक्यूट एंगल करता है या फिर कोई भी लाइन तीनों एक्सिस का साथ एक्यूट एंगल करता है तो उसका L का वैल्यू, M का वैल्यू और N का वैल्यू 1/√3 निकला था. हम ऐसा बोल रहे अगर नहीं याद आ रहा है तो L² + N² + N² = 1. L cos अल्फा है, M cos बीटा है, N cos गामा है ना. तो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे सेम दिया है, तो दिस विल बी L² + L² + L² = 1 होगा. 3L² = 1 होगा. L² = 1/3 होगा. L = 1/√3 होगा. हम प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला है. ओके, अच्छा, अब हम n वेक्टर लिखने का कोशिश करते हैं. n वेक्टर कैसे निकलेगा, n इंटू उल्टा लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू n. कोई भी वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं. मैग्नीट्यूड हमको दिया है 2√3 और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट वेक्टर होता है Li प्लस Mj प्लस Nk. तो n वेक्टर जो होता है ना, n इधर Li प्लस Mj प्लस Nk. थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे भी n लिखा है, यहाँ पे भी n लिखा है, तो उसको थोड़ा सोच लेना क्या क्वेश्चन में बोला है. ये क्वेश्चन में जो n है वो नॉर्मल है, और वो ये जो n है हमारा DCS मतलब DCS है, किसी लाइन का DCS का n वैल्यू है ना. ये फॉर्मूला है. ओके, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे. 1/√3 i प्लस 1/√3 j वेक्टर का पहला क्लास में ही लिख किया गया है k. ठीक है, सो इट इज गिविंग यू व्हाट, देन 2i प्लस 2j प्लस 2k. चलो, ये हमारा निकल गया n वेक्टर. ओके, और क्या वेक्टर चाहिए, a वेक्टर. पॉइंट कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, बोला है 1 - 1 2. तो योर a वेक्टर इज, ओके, a वेक्टर हमारा कितना आ जाएगा, बोलो अभी. a वेक्टर इज इक्वल टू 1 मतलब i माइनस 1 मतलब j प्लस 2 मतलब 2k. दिस इज a वेक्टर. बिकॉज पॉइंट हमको दिया कितना है, 1 - 1 2 पासेस थ्रू, मतलब वो पॉइंट है. पॉइंट दिया है 1 - 1 2, तो उसको अगर हम लिखेंगे तो i माइनस j प्लस 2k, दैट इज a वेक्टर. तो अभी हमारा वेक्टर इक्वेशन निकल के आ गया. Therefore, vector equation is हमको पता है वो होता है r.a is equal to r.n is equal to a.n. r.n is equal to d लिखते हैं, यहाँ पे कि d होता है हमारा a.n. ओके, तो r. n का जगह में लिख लेंगे 2i प्लस 2j प्लस 2k इज इक्वल टू a.n. लिख लेते हैं ना पूरा, क्या दिक्कत है. 2i प्लस 2j प्लस 2k डॉट, ये कितना हो जाएगा, i माइनस j प्लस 2k. क्लियर. So it is your r dot 2i plus 2j plus 2k.
इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा देखते हैं, 2 माइनस 2 प्लस 4, तो 2 2 कैंसिल हो गया, यहां से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन हो गया तो r डॉट आई के प्लस जे के प्लस के इज इक्वल टू 4, तो फाइनली आ गया r डॉट आई के प्लस जे के प्लस के इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन। अगर हमको कभी निकालना है, कभी का ये सवाल में बोला भी है कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल के बोलो, तो क्या करोगे, r के जगह में पुट कर दोगे x i के प्लस y j के प्लस z के, x i के प्लस y j के प्लस z के डॉट i के प्लस j के प्लस k इज इक्वल टू 2। फिर डॉट प्रोडक्ट करना, ये दोनों में निकल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अच्छा, तब से तो हम वेक्टर से कार्टेशियन कर रहे हैं। अगर कहीं मेरे को कार्टेशियन दिया है, वेक्टर करना है, तो क्या करेंगे जानते हो, मान लेते हैं एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया है और उसको वेक्टर करना है। ये क्या हो गया हमारा, कार्टेशियन टू वेक्टर, मतलब हमको कार्टेशियन इक्वेशन दिया है और हमको बोला है कि भाई इसका वेक्टर इक्वेशन बताओ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 8, ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन दिया है। हमको बोला है कि वेक्टर में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं, x y z का जगह में r लिख देंगे, डॉट, फिर क्या नंबर सब ले लेंगे, i कैप j कैप k कैप डाल देंगे। नंबर सब क्या है, 3 i कैप, फिर माइनस 2 j कैप प्लस 4 k कैप इज इक्वल टू 8। आया समझ में? दिस इज फ्रॉम कार्टेशियन टू वेक्टर। अभी तो हम वेक्टर से कार्टेशियन कर रहे हैं, तो कार्टेशियन टू भी वेक्टर हो सकता है। क्लियर है ना सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलने से क्या होता है, हमारे पास तीन प्लेन है, एक हमारा XY प्लेन है, यह हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक YZ प्लेन है, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये पहला क्लास में ही हम पढ़े थे, और एक ZX प्लेन है, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। XY प्लेन को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, XOY प्लेन। हम इसको क्या बोलते हैं, XOY, इसको क्या बोलते हैं, YOZ, और इसको क्या बोलते हैं, ZOX। तो बोला है कि भाई इनका इक्वेशन बताओ, इनका इक्वेशन बताओ, कार्टेशियन फॉर्म में भी बताओ और वेक्टर फॉर्म में भी बताओ, दोनों फॉर्म में बताओ क्या है। बता रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म में क्या है। XY को परपेंडिकुलर कौन है, Z एक्सिस। XY प्लेन को परपेंडिकुलर Z एक्सिस, मतलब Z एक्सिस द नॉर्मल। Z एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन है, के क्या, तो इट इज R डॉट के इज इक्वल टू 0। बोलोगे सर इज इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि ओरिजिन दे के पास होता है। हम अगर A वेक्टर लेंगे तो A इज योर 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k कर लेंगे, ये उसका वेक्टर इक्वेशन है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, ऐसे अगर हम नॉर्मली सोचे तो जो 0 होता है उसी को ले लेंगे, जो हमेशा सेम रहता है। XY प्लेन है तो Z 0 होता है, तो Z इज इक्वल टू 0। नहीं तो हम इसमें से भी निकाल सकते हैं ना, x i के प्लस y j के प्लस z के डॉट k के इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू 0। ये इसका कार्टेशियन इक्वेशन। तब तो हम इसमें बता सकते हैं yz मतलब इसमें x है, तो r डॉट i के इज इक्वल टू 0। इजीली याद रखने के लिए क्या, जो नहीं है उसी का लिखना है सब, yz मतलब x इज इक्वल टू 0। ZX है मतलब नहीं है कौन, Y नहीं है, तो R डॉट J इज इक्वल टू 0,
या फिर y इज इक्वल टू 0। नीचे वाला कार्टेशियन, ऊपर वाला वेक्टर। आ गया समझ में सबको? चलो अब सोचो कि ऐसा नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स को पैरेलल करके प्लेन दिया है। तो अगर हमको ऐसे बोला है कि फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन of planes parallel to coordinate planes। ओके, तो हमको बोला है कि फाइंड वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये हमारा अगर सवाल हो गया, थोड़ा फील कर लो मैं किसका बारे में बात कर रहा हूं। अपना फ्लोर जो है वो XY प्लेन है और अपना रूफ जो है वो पैरेलल टू XY प्लेन है। फ्लोर इज योर XY प्लेन और रूफ जो है वो पैरेलल टू XY प्लेन है। तो फ्लोर का इक्वेशन तो हम लिख लें Z इज इक्वल टू 0। रूफ का इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होता है? उस रूफ का ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो उसका Z कोऑर्डिनेट। मतलब अगर ऊपर तरफ जाते हो तो Z इज इक्वल टू कांस्टेंट में कांस्टेंट पॉजिटिव आएगा और नीचे की तरफ जाते हो तो Z इक्वल टू कांस्टेंट में कांस्टेंट नेगेटिव आएगा। ओके, तो वहां पे जो हम लोग 0 लिख रहे थे, 0 के जगह में हम खाली कांस्टेंट लिख लेंगे और कुछ नहीं। तो हम लिखेंगे क्या? R डॉट K कैप इज इक्वल टू C या फिर Z इज इक्वल टू C। ये वेक्टर, ये कार्टेशियन। R डॉट I इज इक्वल टू C या फिर X इज इक्वल टू C। ओके, और यहां पे हो गया क्या? R डॉट J इज इक्वल टू C, R डॉट Y इज इक्वल टू C। हो यार, लिख सकते हैं हो यार। C इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट। क्या हम एक पर्टिकुलर के लिए बोल सकते हैं? सबके लिए तो अलग अलग आएगा, इसके लिए बोल रहे हैं खाली, है ना? इसके लिए बोल रहे हैं C इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट। क्या कोऑर्डिनेट है? Z कोऑर्डिनेट। C is equal to Z coordinate of any point on it। ओके, या फिर सीधा हम बोल सकते हैं हाइट। वो हम लिख नहीं सकते क्योंकि हाइट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। हाइट लिख लेंगे तो पॉजिटिव खाली हो जाएगा, ओके ना? तो लेकिन वो नेगेटिव का नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है। तो ये मैं खाली इसी के लिए बताया, इसीलिए अकॉर्डिंगली तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा सबको? चलो आगे हम लिखते हैं क्या? नॉर्मल फॉर्म। क्या हो गया हमारा? नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन में क्या होता है कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ओरिजिन से प्लेन का ऊपर परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से प्लेन का ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया गया है और उस परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो गिवन है। ओरिजिन से प्लेन का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, वो परपेंडिकुलर का लेंथ जो है वो गिवन है। वो लेंथ जो है हम लोग उसको P मानते हैं, है ना? तो ये यहाँ पे गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन क्या है? P is equal to perpendicular distance from origin to the plane।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, मतलब अभी जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है ओरिजिन, मतलब अभी जो हम नॉर्मल ले रहे हैं ओरिजिन से ही ले रहे हैं। ओके, दूसरा क्या दिया होगा, एलिमेंट दैट इज DCS of the normal or DCS of the perpendicular, DCS of the perpendicular drawn from origin to the plane. ओके, ठीक है। तो केस में इसका जो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है वो ये है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन जो है ये है। तो यहां पे मैं बता दूं किस चीज का यूज हो रहा है। यहां पे हम यूज कर रहे हैं DCS, इक्वेशन लिखने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, DCS, DRS यूज नहीं कर रहे। और क्या कर रहे हैं इक्वेशन यूज करने के लिए, नॉर्मल जो है उसका यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, नॉर्मल यूज करते थे हम लोग, अभी नॉर्मल का यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, मतलब n कैप यूज करेंगे, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। हो गया, सो दिस इज व्हाट वी विल यूज। तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में ये हो गया, वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। तो यहां पे एलिमेंट क्या है, DCS of the perpendicular drawn from origin to the plane, या फिर DCS of the normal हम बोल सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल क्या होता है, स्पेसिफिक नॉर्मल है। ये नॉर्मल एक स्पेसिफिक नॉर्मल है, कोई भी नॉर्मल हम नहीं ड्रॉ करने, जो ओरिजिन से जो नॉर्मल ड्रॉ हुआ उसी को यूज करते हैं। हम कोई भी नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन हम अभी ओरिजिन से जो नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है उसी को ले रहे हैं, ठीक है। तो सो दैट उसी से परपेंडिकुलर जो है वो निकल के आ जाएगा। ये हो गया उसका फॉर्मूला। ओके, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि रिड्यूस दिस वन टू नॉर्मल फॉर्म एंड आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ओके, तो बोला है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद ये बताओ कि ओरिजिन से इसका ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। चलो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। r डॉट 3ik माइनस 4jk प्लस 12kk इज इक्वल टू 12। मैं काम करता हूं, इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में करके दिखाता हूं, फिर वेक्टर फॉर्म में करके दिखाऊंगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कितना, r डॉट 3ik प्लस 4jk प्लस 12kk माइनस 4jk है ना, माइनस 4jk प्लस 12kk इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमको क्या दिया है 12। चलो इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, xik प्लस yjk प्लस zkk डॉट 3ik माइनस 4jk प्लस 12kk इज इक्वल टू 12। तो बन गया क्या, 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 12। ये बन गया क्या, प्लेन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। और ये जो फॉर्म लिखा गया है दिस इज ऑफ कोर्स द जनरल इक्वेशन। अच्छा, तो इसमें हमारा है क्या बताओ, इसमें हमारा ये चीज है क्या, 3 माइनस 4 12, नॉर्मल का DRS है 3 माइनस 4 12 DRS ऑफ नॉर्मल, DRS ऑफ नॉर्मल। लेकिन हमको जब चाहिए कौन सा फॉर्म में, हमको जो चाहिए ये फॉर्म, क्या बोलो तो ये फॉर्म, इसमें क्या चाहिए LMN मतलब DCS चाहिए। तो फिर हमको याद करना पड़ेगा,
हमको क्या याद करना पड़ेगा कि कैसे हम डीसीएस निकालते थे डीआरएस से। याद है सभी को? अगर हमको ए बी सी दिया होता है तो फिर हम एल एम एन कैसे निकालते हैं? ऑफकोर्स ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब है हमको निकालना वही है, ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ऐसे करके निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, फिर इसमें से हम निकाल देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ओवर, फिर डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक्चुअली -4 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इसका रूट ओवर। अगर रूट ओवर देखता हूं तो इट इज कमिंग 9 प्लस 16 प्लस 144 एंड आई थिंक इट इज कमिंग 13। तो हम क्या करने वाले हैं, 13 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो 13 डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 बाय 13 x माइनस 4 बाय 13 y प्लस 12 बाय 13 z इज इक्वल टू 12 बाय 13। अच्छा, तो ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। ये प्लेन का इक्वेशन में जरा मार्क करो, ये चीज हमारा n है, n है और n है, मतलब ये नॉर्मल फॉर्म है। तो फिर इस साइड क्या है, ऑफ कोर्स p होगा चाहिए, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना पता चल गया भाई, कितना है 12 बाय 13। Therefore p is equal to 12 by 13। तो जब भी हम प्लेन का इक्वेशन को नॉर्मल का फॉर्म में लिख देते हैं तो जो कांस्टेंट आ जाता है उस साइड तो ही होता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो अब बताओगे, बोलोगे कि सर ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे? तो थोड़ा देखते हैं कि वेक्टर का इक्वेशन क्या बोला है। वेक्टर का इक्वेशन जो है ना, इसमें क्या बोला है, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। मैं बता दूं n कैप का वैल्यू कुछ नहीं है, वेक्टर n है बाय n का मॉड है, और p का वैल्यू भी कुछ नहीं है, d बाय n का मॉड है। हमको पता है कि n कैप हमेशा n वेक्टर बाय मॉड n होता है। तो यहां पे भी हम वही करने वाले हैं ये क्वेश्चन में। ये r डॉट n इज इक्वल टू डी जैसा दिया है, r डॉट n इज इक्वल टू डी। तो n क्यों रखेंगे, n का मॉड करेंगे तो डिवाइड कर देते हैं। क्या डिवाइड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड दोनों तरफ। तो r डॉट 3i केप माइनस 4j केप प्लस 12k केप डिवाइडेड बाय 3i केप माइनस 4j केप प्लस 12k केप का मॉड इज इक्वल टू 12 बाय 3i केप माइनस 4j केप प्लस 12k केप, इसका मॉड। And this can be written as r dot 3i cape minus 4j cape plus 12k cape divided by 13 is equal to 12 by 13। ये निकाल लेना तुम लोग। This is r dot 3 by 13 i cape minus 4 by 13 j cape plus 12 by 13 k is equal to 12 by 13। अब तुम्हारा मर्जी, कोई क्वेश्चन दिया है तुम किसी में भी करो, nobody is going to object। उसको कार्टेशियन फॉर्म में करो या वेक्टर फॉर्म में करो, किसी में भी करो, जो तुमको इजी लगता है उस फॉर्म में करो। याद दोनों रख सकते हो या फिर कोई एक पार्ट याद रखो, लेकिन उसके लिए ये 100% आना चाहिए कि इस फॉर्म से उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, ताकि वेक्टर का सारे फॉर्म हम लिख सकते हैं। समझ में आया सबको? क्लियर?
में भी बता, कुछ पूछ रहे हो? ये मैं बता रहा हूं अभी कि कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाला स्टेप मैं अभी बता रहा हूं क्या करना है तुमको। ओके, अगर हमारा क्या कार्टेशियन कन्वर्शन फ्रॉम जनरल फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। ऑलराइट, कार्टेशियन में हम क्या करेंगे, कार्टेशियन में क्या करेंगे, हमको दिया क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। पहले तो पता ही कर लेना कि ये नॉर्मल फॉर्म में है तो नहीं, ये नॉर्मल फॉर्म में है तो नहीं, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दिखेगा तो सेम। तो कैसे पता करोगे कि नॉर्मल फॉर्म है कि नहीं? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर जोड़ लेना, अगर 1 हो रहा है तो नॉर्मल फॉर्म है। अगर ये तीनों का स्क्वायर जोड़ने के बाद 1 नहीं हो रहा है मतलब वो नॉर्मल फॉर्म नहीं है। मेरे बात समझा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दिया है इक्वेशन, इसमें ए बी सी, ये सॉरी क्या दिया, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म भी वैसे ही दिखेगा जैसे कार्टेशियन फॉर्म दिखेगा, जनरल फॉर्म। तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट ले लेना, स्क्वायर करना, ऐड करना, अगर 1 आ रहा है तो नॉर्मल फॉर्म ही है, और जो d का वैल्यू होगा वही ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ऐसे नहीं दिख रहा है a स्क्वायर प्लस सॉरी वो तीनों का स्क्वायर करके ऐड करने से 1 नहीं हो रहा मतलब नॉर्मल फॉर्म नहीं है, तो क्या करोगे बता रहा हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, डिवाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बोथ साइड्स। तो a बाय रूट अंडर ये गिवन होगा, a बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट ओवर प्लस b बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये z है, ये y है, ये x है। पहला काम यही कर देना है कि दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट ओवर। उस साइड में डिवाइड करने से हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसीलिए हम लोग उस साइड डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। x हो गया यहाँ पे, y हो गया यहाँ पे और z हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। तब बोलेंगे अगर d बाय दिस वन इज पॉजिटिव, नहीं उसको उधर लेंगे ना। सो a बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू x प्लस b बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू y प्लस c बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू माइनस d बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, मेक RHS पॉजिटिव, मेक RHS पॉजिटिव। ओके, उसके बाद क्या करना है, कोफिशिएंट्स ऑफ x y z आर एलिमेंट, देन लिख सकते हैं, देन ये सब एलिमेंट। मैं ये क्या बता रहा हूं, सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं। मान लेते हैं लिखा है 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं पहले तो पता करना चाहता हूं कि ये नॉर्मल फॉर्म है कि नहीं। कैसे पता करूं, x स्क्वायर प्लस y सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या फिर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, z का कोफिशिएंट का स्क्वायर मिला दूंगा। एंड आई एम नॉट गेटिंग कितना मिल नहीं रहा मेरे को, 1 नहीं मिल रहा, मतलब ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। तो फिर नॉर्मल फॉर्म करने के लिए क्या करूंगा, तो डिवाइड कर दूंगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का रूट ओवर। आई थिंक इट इज कमिंग 3, तो ये मैं लिखूंगा क्या, 2/3 x माइनस 1/3 y प्लस 2/3 z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं कांस्टेंट को उधर लूंगा, 2/3 x माइनस 1/3
y 2/3x minus 1/3y plus 2/3z is equal to -1। तो इससे ना हमारा काम नहीं बन रहा, -1 है तो ये p होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे मत सोचना कि डिवाइड कर दिए तो ये एलिमेंट हो गया। एलिमेंट तब होगा जब ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2/3x प्लस 1/3y माइनस 2/3z इज इक्वल टू 1। अब हम बोलेंगे कि l का वैल्यू -2/3 है, m का वैल्यू 1/3 है और n का वैल्यू -2/3 है। बताओ ना, समझ में आया सबको? सो दैट इज द प्रोसीडियर कि हम लोग को अगर जनरल फॉर्म दिया होगा तो पहले तो समझेंगे कि ये जनरल फॉर्म है कि नहीं, फिर उसको नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट को उधर ले लाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो फाइन, ये हमारा फाइनल है नॉर्मल फॉर्म का। अगर नेगेटिव है तो दोनों साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर दो ताकि पॉजिटिव हो जाए, तब हमारा एलिमेंट ये निकलेगा और वो पी निकलेगा। गॉट इट? बोलो रे, समझ में आया? तो इसी चीज को अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में करना है, अगर यही चीज को मेरे को वेक्टर फॉर्म में करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेम चीज को अगर नॉर्मल फॉर्म जनरल फॉर्म में दिया होगा उसको मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा? तो हमको गिवन होगा क्या, r डॉट n इज इक्वल टू d, ये मेरे को गिवन होगा वेक्टर फॉर्म में। तुम अगर बोलोगे नहीं सर मैं दोनों में याद रखना नहीं चाहता, तो क्या करने के लिए बोलूंगा मैं कि भाई इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो। कार्टेशियन कन्वर्ट करना आता है, एक साइड के प्लस y z के प्लस z के करते हो, और ये तो दिया होता है फिर डॉट डॉट करके निकाल देते हो। नहीं है, अगर वेक्टर फॉर्म में ही करना चाहते हो तो क्या करोगे, r डॉट n वेक्टर बाय n वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू d बाय n वेक्टर का मॉड। If d by n vector mod is positive, तो n क्या, ये जो n कैप हो जाएगा, ये जो है हमारा n कैप हो जाएगा, है ना? तो n वेक्टर बाय n वेक्टर का मॉड इज द नॉर्मल वेक्टर या फिर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल। लेकिन अगर वो नेगेटिव होगा, अगर वो वाला पार्ट नेगेटिव होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो माइनस ये r के साथ नहीं रखना है, इसके साथ रखना है। ठीक है, हो गया सबका? समझ में आया सबको? चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं। अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको कि कैसे करेंगे। फाइंड द एंगल ऑफ द नॉर्मल, नहीं क्वेश्चन करना पड़ेगा पूरा। फाइंड द एंगल्स ऑफ द नॉर्मल टू दिस वन मेड विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। चलो इक्वेशन लिखो पहले। 3x इक्वेशन क्या है देखो, 3x प्लस y प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आई कैन सी कि ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है क्योंकि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट ओवर 1 नहीं हो रहा है। तो इस पे हम डिवाइड कर देंगे। कितना डिवाइड करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर, मतलब रूट ओवर ऑफ 11। तो 3 बाय रूट 11 x प्लस 1 बाय रूट 11 y प्लस 1 बाय रूट 11 z प्लस 5 बाय रूट 11 इज इक्वल टू 0। हो गया डिवाइड। फिर कांस्टेंट को उधर लो, 3 बाय रूट 11 x प्लस 1 बाय रूट 11 y प्लस 1 बाय रूट 11 z इक्वल टू माइनस 5 बाय रूट 11। नेगेटिव है मतलब ये एलिमेंट अभी नहीं है तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 3 बाय रूट 11 x माइनस 1 बाय
√11y माइनस 1/√11z इज इक्वल टू 5/√11। तो फिर p का वैल्यू तो हमको पता चल गया कि 5/√11 है। p का वैल्यू हमको पता चल गया कि ये 5/√11 है। l का वैल्यू, l जो होता है हमारा cos अल्फा आता है, -3/√11 है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, मतलब x एक्सिस के साथ कितना एंगल क्या है पता चल गया, -3/√11। cos इनवर्स ऑफ -3/√11। l, m का वैल्यू जो कि cos बीटा है वो हो गया कितना, -1/√11। तो इसमें से बीटा का वैल्यू निकल के आ गया cos इनवर्स -1/√11। फिर इनवर्स का प्रॉपर्टी डालोगे, पाई माइनस cos इनवर्स इतना करोगे, ऐसे जो गामा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स -1/√11। जल्दी से बोलो, सभी को समझ में आया यहां तक? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, सुन लो, क्वेश्चन सुन लो पहले। क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि the direction ratios of the line perpendicular from origin to the plane are 12 -3 5 and the length of the perpendicular is 5. Find the equation of the plane. तो ये बोला है कि हमको एक प्लेन दिया है, मान लेते ये प्लेन दिया है और यहां से परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर लिया। ये पॉइंट मेरे को पता है कि ओरिजिन है, सवाल में बोल दिया कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये पता है, और ये पता है कि इसका डीआरएस जो है ना 12 है, -3 है और 4 है। ये इसका डीआरएस दिया है और सवाल में बोला है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो हमको दिया है 5 दिया है। दिस लेंथ इज इक्वल टू 5। These are the information given to me। और अब हमको ये पूछ रहा है कि बताओ भाई कि इसका इक्वेशन, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी उस हिसाब से यूज करेंगे। ये नॉर्मल का डिस्टेंस दे दिया है, मतलब p इज गिवन, p इज इक्वल टू 5 दैट इज गिवन टू मी। तो अगर p का फॉर्म में दिया है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया है, तो आई वांट ओनली एलिमेंट टू फाइंड द इक्वेशन। और हमको सवाल में अभी जो दिया है वो एबीसी दिया है, ये डीआरएस बोल दिया है, और अगर नहीं भी बोला होगा कहीं पे हम देख सकते हैं कि a² + b² + c² 1 नहीं हो रहा है, तो यूज करके डीसीएस निकालो, फिर इक्वेशन निकालते हैं। तो हमको दिया है a b c 12 -3 4, therefore a² + b² + c² 144 + 9 + 16 √1 is equal to 13. Okay, so L is equal to 12/13, M is equal to -3/13, N is equal to 4/13. So इक्वेशन इसमें से मिल गया मेरे को, इक्वेशन मिला मेरे को कितना, therefore इक्वेशन 12/13 into x minus 3/13 into y plus 4/13 into z is equal to, राइट हैंड साइड में हमको होना चाहिए p का वैल्यू मतलब 5, बट ये अच्छा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर अच्छा नजर नहीं आ रहा तो भी हम इतना में छोड़ेंगे। अगर हमको बोलता कि नॉर्मल फॉर्म में लिखो, हमको ऐसे नहीं कुछ बोला है, खाली बोला है कि प्लेन का इक्वेशन लिखो, तो ये अच्छा नजर नहीं आ रहा है। नीचे सब जगह में 13 है तो एलसीएम लेकर हटाते हैं इसको। 12x - 3y + 4z is equal to 15 to 13 65। आया समझ में? तो अगर हमको सवाल में ये बोलता है कि भाई नॉर्मल फॉर्म में लिखो, तो ये फाइनल, लेकिन हमको क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि नॉर्मल फॉर्म में लिखो तुम। क्वेश्चन में मेरे को ये बोला है कि क्या इक्वेशन लिखो। सो दिस इज नॉट, अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा अच्छा उस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज दैट। क्लियर हो गया ये?